हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? तो सेक्शन 126 क्या कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द promise or discharge the liability of a third person in case of his default। ठीक है कि प्रतिभूति अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने अथवा उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने का वचन देता है। ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग? इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए को लोन चाहिए, वो बी के पास जाता है कि मुझे लोन दे दो। अब बी कहता है कि मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा, तुम किसी की गारंटी दो। अब ए अपने फ्रेंड सी के पास जाता है। ठीक है, अब ए और सी तीनों जाते हैं बी के पास। अब सी कहता है कि आप ए को लोन दे दो। ठीक है, अगर ए लोन पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा उसका लोन। तो यहाँ पे सी ने बी को कहा है, सी ने बी को कहा है। ठीक है, जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात कर रहे हैं, सी ने बी को गारंटी दी है। सी ने बी को, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में, तीसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पे? ए लोन लेना चाहता है बी से। ठीक है, अब बी किसकी गारंटी पे दे रहा है? सी की गारंटी पे। तो सी बी को कहता है कि आप ए को लोन दे दो। अगर ए ने लोन की पेमेंट नहीं की, यानी कि ए ने अगर डिफ़ॉल्ट किया, थर्ड पर्सन है ए ने अगर डिफ़ॉल्ट किया तो वो लोन की पेमेंट मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ। ठीक है, जो गारंटी दे रहा है, सी जो गारंटी दे रहा है उसे श्योरिटी कहते हैं, प्रतिभू। ठीक है, और किसके लिए वो गारंटी दे रहा है? ए के लिए गारंटी दे रहा है, यानी कि जो लोन लेना चाहता है। तो ए को कहेंगे डेटर। ठीक है, और जिसको गारंटी दी जा रही है, बी को गारंटी दी जा रही है, तो बी को क्या कहेंगे? क्रेडिटर। ठीक है, ऋणदाता। और ए होगा मूल ऋणी। ठीक है, यानी कि डेटर। और सी होगा श्योरिटी। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने या उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने का वचन देता है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्टी कौन है? ए है। बी सी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर ए ने कोई डिफ़ॉल्ट किया तो वो उसकी पेमेंट, उसके लायबिलिटी की पेमेंट करेगा। ठीक है, सी ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर ए ने कोई डिफ़ॉल्ट किया, ए थर्ड पार्टी हो गई, तो ऐसा करने पर सी जो है बी को उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैं ये राइटिंग में भी हो सकते हैं और ये ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। ये जो है इंडियन लॉ है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है? ये रिटन में ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैं ये लोन के केस में भी हो सकते हैं। किसी को लोन लेना है या किसी को हमने जॉब पे लगाना है, तो आप देखते हो किसी को जॉब देनी है तो हम उसके बिहेवियर की, कंडक्ट की जानकारी लेते हैं, पूछते हैं लोगों से कि इसका बिहेवियर सही है। ठीक है, घर पे भी हमें किसी को काम पे रखना है तो हम उसके बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, तो किसी के बिहेवियर के लिए किसी को जॉब देनी है, हम उसके बारे में भी हो सकता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। लोन के केस में भी हो सकता है। ठीक है, या कोई अगर गुड्स उधार खरीदना चाहता है तो उस केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं? सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैं इसमें कम से कम 3 पार्टी होनी चाहिए। एक तो डेटर, प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी, दूसरा क्रेडिटर यानी कि ऋणदाता, और तीसरा श्योरिटी यानी कि प्रतिभू। ठीक है, यानी कि 3 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है और तीनों की सहमति का होना आवश्यक है। ठीक है,
अब श्योरिटी की लायबिलिटी कब क्रिएट होती है? जब जो प्रिंसिपल डेटर है वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाता, ठीक है, वो अपना प्रॉमिस पे पूरा नहीं कर पाता, डिफ़ॉल्ट करता है। अगर प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो डिफ़ॉल्ट करता है, तब जाके श्योरिटी की लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए, ये इम्प्लाइड नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लाइड नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है कि जब तक जो प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, जब तक प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। श्योरिटी की लायबिलिटी तभी क्रिएट होगी जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे कि अब मान लो जैसे कि ए ने बी से लोन लिया है, ठीक है, ए ने बी से लोन लिया, गारंटी किसने दी है? सी ने दी है, ठीक है। अब सी ने गारंटी दी है कि अगर बी अपना लोन 1 मंथ के अंदर नहीं पे करेगा तो वो कौन पे करेगा? सी पे करेगा, ठीक है। ए ने बी को लोन दिया है और सी ने उसकी गारंटी दी है कि अगर बी पे नहीं करता तो सी पे करेगा, ठीक है। अब 1 महीने बाद बी ने लोन पे नहीं किया, ठीक है, तो किसकी लायबिलिटी बनती है? सी की बनती है। लेकिन ए फिर से बी को कह देता है कि आप मेरे को, अब मैं तुम्हें 1 महीने का और टाइम देता हूँ, तुम 1 महीने बाद पेमेंट कर देना। वैसे तो ए सी से मांग सकता है, लेकिन अगर ए बी को कह देता है कि तुम्हें लोन पे करने की ज़रूरत नहीं है या तुम्हें 1 महीने का और टाइम दिया जाता है तब तुम पे कर देना, तो अब यहाँ पे अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी नहीं बन रही है तो श्योरिटी की भी लायबिलिटी नहीं बन रही। अगर ए बी को ही मना कर देता है लोन पे करने से तो सी की लायबिलिटी नहीं बनती। इसी तरह इसका दूसरा एग्जांपल है टाइम बेयर डेब्ट का। टाइम बेयर डेब्ट के बारे में आपको पता है। टाइम बेयर डेब्ट में क्या होता है कि अब एक लोन की पेमेंट की डेट है, ठीक है, तो उसके अगर 3 साल के अंदर जो है क्रेडिटर क्लेम नहीं करता तो उस केस में जो उस 3 साल पूरा होने के बाद फिर जो क्रेडिटर है वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो वो डेब्ट जो है टाइम बेयर डेब्ट बन जाता है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब वो कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर डेब्ट टाइम बेयर्ड हो गया, ठीक है, तो फिर जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस पर्पज़ के लिए किए जाते हैं? क्यों किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? जो लोन है उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। या आप किसी को लोन दे रहे हो तो आप सिक्योर होना चाहते हो, ठीक है, कि हमें ये लोन की पेमेंट मिल जाएगी। अगर ए ने बी को लोन दिया और सी गारंटी देता है, अगर बी लोन की पेमेंट नहीं कर पाया तो ए किससे लेगा? सी से, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को हम जॉब देते हैं तो उसके कंडक्ट की हम वेरिफिकेशन करते हैं। इसी तरह थर्ड पार्टी अगर डिफ़ॉल्ट करती है तो उसमें क्रेडिटर को जो लॉस होता है उसकी कंपनसेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जाती है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पज़ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब ये टॉपिक क्या है कि अगर प्रिंसिपल डेटर को पता ही नहीं है कि गारंटी दी गई है, अगर प्रिंसिपल डेटर को पता ही नहीं है, ठीक है, कि गारंटी दी जा रही है उसके बारे में, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो डेटर है, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। तो तीनों की सहमति भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर श्योरिटी गारंटी दे रहा है डेटर के लिए लेकिन डेटर को नहीं पता है, ठीक है, या उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो फिर वहाँ पे डेटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। अब ये आपको जो पॉइंट है ये किससे क्लियर होगा?
ये केस है एक पेरी अमाराम मरक्कार वर्सेस बेनियांस एंड कंपनी का। ठीक है, इसमें जो है तमिलनाडु हाई कोर्ट ने इस केस पर डिसीज़न दिया था। इस केस में क्या था कि ए ने बी से कुछ गुड्स परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए गुड्स खरीदेगा बी से। फिर उसके बाद क्या हुआ, सी ने गारंटी दी। ठीक है, सी ने गारंटी दी बी को कि ए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। ठीक है, कि ए ने गुड्स खरीदनी है तो ए पेमेंट कर देगा। ठीक है, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। बी ने गारंटी दी ए के लिए, सॉरी सी ने गारंटी दी बी को ए के लिए। अब क्या हुआ कि जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सी इंक्लूड नहीं था, और जब फिर सी ने बी को गारंटी दी ए के लिए तो वहाँ ए इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जो गुड्स खरीदनी थी उसने मना कर दिया। ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब बी तो किसको कहेगा, सी को कहेगा। तो अब सी ने बी को जो कंपनसेशन वगैरह था वो पे किया। अब सी ने कंपनसेशन पे किया है तो सी अपना कंपनसेशन किससे मांगेगा, जिसके लिए उसने गारंटी दी थी, यानी कि ए से मांगेगा। अब उसने केस कर दिया। तो अब कोर्ट ने इसमें क्या डिसीज़न दिया, ठीक है, कि जो श्योरिटी है वो डेटर के लिए उसकी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, या उसके कहने पर, या उसको लग रहा है कि वो ऐसा चाहता है, इम्प्लाइड उसके बिहेवियर से उसके लिए गारंटी दे सकता है। यानी कि वो उसको कहेगा, डेटर कहेगा, या तो एक्सप्रेसली कहेगा या इम्प्लाइड वे में कहेगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर ही जो श्योरिटी है, जो उसने पैसा दिया, जैसे इस केस में सी ने पैसा दिया है बी को, तो ऐसा करने पर ही वो डेटर के अगेंस्ट केस कर सकता है जो पैसा उसने दिया है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं था। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने क्या देखा कि प्रतिभूति का कोई अनुबंध नहीं था, क्योंकि अनुबंध में 3 पक्षकार सम्मिलित नहीं थे, बल्कि वास्तव में वो क्या था, जो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच एक इंडैमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, और वो जो केस था उसे कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जो श्योरिटी है वो डेटर के कहने पर, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में कहने पर, अगर वो लायबिलिटी लेता है, अगर वो गारंटी देता है, तब डेटर रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंसीडरेशन फॉर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसीडरेशन सेक्शन 127 क्या कहता है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए किया गया कोई कार्य अथवा दिया गया कोई वचन श्योरिटी के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल है। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो गारंटी दी गई है किसके कहने पर, श्योरिटी के कहने पर। ठीक है, अब ए ने बी को अपॉइंट करना है। ठीक है, अब बी को जॉब चाहिए, वो ए के पास जाता है। ठीक है, ए गारंटी मांगता है, अब सी गारंटी दे देता है बी की। ठीक है, बी को जॉब चाहिए, वो ए के पास जाता है, ए गारंटी मांगता है तो सी गारंटी देता है। अब सी के कहने पर ए उसकी बात मान रहा है। ठीक है, वो बी के लिए बी को जॉब दे रहा है, तो सी के कहने पर जो ए उसे जॉब दे रहा है, यही सी के लिए क्या है, कंसीडरेशन है। यानी कि सी के कहने पर जब कोई काम कर दिया जाता है, श्योरिटी के कहने पर जब कोई काम कर दिया जाता है, तो वही उसके लिए क्या है, एक कंसीडरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक है, ये आपने करना है अच्छी तरह से। जो कुछ समझ नहीं आया तो वो आपने पूछ लेना है, और अपना जो है कमेंट डाल देना। ठीक है, और सब बच्चों को जो है ये अच्छे से तैयार करना है, और
अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है।